दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने ताज़ी रोटी देने पर फटकारा। अचानक फौज से लौटे बेटे ने देखी माँ बाप की ऐसी हालत। एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम भी ना बिना बात ही परेशान हो जाती हो। चलो जाओ, वहीं बैठो खाट पर। यहाँ पानी पड़ा है, अगर तुम भी फिसल गई और फिर हमारी हड्डियों में इतनी जान भी तो नहीं है, कहीं चोट लगा गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और फिर तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। जाओ, जाकर थोड़ा बैठ जाओ। लक्ष्मी जी अपनी लकड़ी के सहारे जाकर खाट पर बैठ गईं और राजा राम जी भी एक लकड़ी की सहायता से धीरे धीरे गए और एक बेकार कपड़ा लाकर वहां से पानी साफ करने लगे कि तभी उनकी बहू वहां आई। फर्श पर पानी गिरा हुआ देखकर वह जोर से चिल्लाई, तुम दोनों ने तो नाक में दम कर रखा है, कुछ काम धाम के तो है नहीं, और काम बढ़ाने को देखो, हमेशा तैयार। तभी लक्ष्मी जी बोल पड़ी, बहू, तेरे ससुर जी साफ तो कर ही रहे हैं, और जहां तक बात रही काम करने की, तो हम अपने सभी काम खुद ही करते हैं, चाहे जैसे भी हो। तभी उनकी बहू बोली, कौन सा एहसान करते हो, अपना काम ही तो करते हो। आंखें ही तो फूटी हैं, हाथ पैर तो एकदम सही सलामत है। अगर हाथ हिला भी लिया तो कौन सा आसमान गिर पड़ा या जमीन फट गई। वह हाथ में एक पिन्नी लिए खड़ी थी, जिसमें वह अपने सास ससुर के लिए खाना लेकर आई थी। उस पिन्नी को अपनी सास की खाट पर फेंकती हुई बोली, जब ये सब निपटा लो तो खाना खा लेना, मैं चली अपना काम करने। वह पिन्नी लक्ष्मी जी की खाट से टकराकर नीचे गिर गई, जिसमें रोटियां थीं। अब तक राजा राम जी भी पानी पोंछकर जैसे आए तो खाट पर आकर बैठे। उन्हें भूख लग रही थी, इसलिए वह आते ही लक्ष्मी जी से कहने लगे, अरे भाग्यवान, रोटियां देना जरा, बड़ी जोर की भूख लग रही है। आज शायद खाना बनाने में बहू को देरी हो गई, लाओ उठाना जरा रोटियां। लक्ष्मी जी खाट पर हाथ घुमाते हुए रोटियां ढूंढने लगीं, पर उन्हें रोटियां नहीं मिली, क्योंकि वह देख नहीं सकते थे, तो दोनों ही हाथों की मदद से खाट पर रोटियां ढूंढने लगे, किंतु वह रोटियां नीचे गिर गई थीं, इसलिए वह उन्हें सहज नहीं मिली। अब वे दोनों अपने उस कमरे के फर्श पर हाथ घुमाते और रोटियां ढूंढते, तब जाकर उन्हें कहीं रोटियां मिली और वे दोनों रोटियां लेकर खाने बैठे। जैसे ही पिन्नी से रोटियां निकाली, खाया तो पता चला यह रात की रोटियां थीं, जिन्हें बीच में मिर्च और प्याज तलकर बहू खाना दे गई थी। खाने में यूं तो रोज ही मिर्च प्याज या चटनी हुआ करती थी, लेकिन आज फिर से रात की बासी रोटी, जबकि लक्ष्मी जी ने अपनी बहू से कहा था कि बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो रात का खाना रहने देना 1-2 दिन। लेकिन फिर भी वह उन्हें रात की सूखी रोटियां देकर चली गई और भूख के चलते दोनों ने वह रोटियां खा लीं और दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। अनायास ही वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगे और आपस में बातें करके अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। ये बात उस समय की थी जब उनका बेटा सोनू बहुत छोटा था। वह पूरे घर में उछल कूद करता रहता। लक्ष्मी जी तो बस पूरा दिन उसके पीछे पीछे ही भागती रहती थीं और वह पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता था। वैसे तो सभी बच्चे शरारती होते हैं, लेकिन सोनू, वह तो हद से ज्यादा शरारती था। हर रोज अपने हाथ पांव में कहीं न कहीं चोट लगा लाता
और फिर लक्ष्मी जी के पास आते ही रोने लगता ताकि उसे और डांट ना पड़े। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वह लक्ष्मी जी की ड्रेसिंग टेबल पर खड़ा होकर कुछ ढूंढ रहा था कि तभी लक्ष्मी जी वहां आ गईं और उन्होंने जब उसका मुंह देखा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गईं और राजा राम जी को हंसते हंसते ही आवाज देकर बोलीं, जल्दी आइए और आकर देखिए आपके लाडले ने क्या किया है। राजा राम जी जैसे ही कमरे में घुसे और उन्होंने सोनू का मुंह देखा तो देखते ही खूब हंसे, क्योंकि उसने मेकअप करने के चक्कर में पूरे मुंह को हनुमान जी की तरह लाल लाल करके माथे पर बिंदी लगाई थी, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा उसे देखकर इतना हंसे। फिर लक्ष्मी जी ने उसके माथे से बिंदी हटाई और कहा, अब लग रहे हो ना बिल्कुल छोटे से हनुमान जी। और उसे दोनों ने गले लगा लिया और राजा राम जी ने उसे एक छोटी सी प्लास्टिक की गदा दिला दी, जिसे लेकर वह पूरे गांव में घूमा। ऐसे ही समय बीतता रहा और सोनू बड़ा होता रहा। बड़ा होते होते उसमें माता पिता के साथ साथ भारत माता के लिए भी अनन्य प्रेम की भावना जाग गई। अब उसका सपना था कि वह अपने देश की सेवा करे, जो कि 15 से 17 साल की उम्र में लगभग हर किसी का सपना होता है। लेकिन उसका यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं, उसकी जिद और जुनून बन चुका था। शायद इसी वजह से सेना की 10 भर्ती देखने के बाद और उनमें असफल होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिर वह आर्मी में भर्ती हो गया। सोनू के माता पिता चाहते तो नहीं थे, लेकिन अपने बेटे की खुशी के आगे उन्होंने मना करना भी उचित नहीं समझा। 21 वर्ष की उम्र में वह सेना में अच्छी पोस्ट पर तैनात था और उसके माता पिता घर पर अकेले रहते थे, जिनसे वह बहुत प्यार करता था। राजा राम जी के पास भी सोनू के लिए बहुत से रिश्ते आने लगे थे, क्योंकि रिश्तेदारी में सभी को पता था कि परिवार में सभी लोग बहुत सभ्य और सीधे लोग हैं और सोनू की नौकरी भी अच्छी खासी है। इसलिए सोनू के लिए आने वाले कई रिश्तों को तो राजा राम जी ठुकरा चुके थे, क्योंकि सोनू शादी के लिए मना करता था। लेकिन इस बार पड़ोस के गांव से एक सीमा नाम की लड़की का रिश्ता आया और जब राजा राम जी ने इस बारे में सोनू को बताया तो उसने भी यह सोचकर हाँ कर दी कि मैं तो घर पर रहता नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा की देखभाल के लिए घर पर कोई तो होना चाहिए। शादी हो जाएगी तो कम से कम घर पर मम्मी पापा अकेले तो नहीं रहेंगे। जैसे ही सोनू की छुट्टी पड़ी और वह घर आया तो 10 दिन के अंदर ही सीमा और सोनू की शादी कराने का निश्चय किया गया। और जिस दिन सोनू की शादी थी उसी दिन राजा राम जी और लक्ष्मी जी दोनों ही घर के कामों में व्यस्त थे कि तभी हलवाई ने आवाज लगाई और कहा कि वे दोनों बड़े बड़े बर्तनों को उठाने में उनकी मदद कर दें, क्योंकि मजदूरों को आने में समय लगेगा। और दोनों पति पत्नी उनकी मदद करने लगे। हलवाई की मदद करते हुए जब वे दोनों गैस पर कढ़ाई रखने जा ही रहे थे कि वहां सिलेंडर फट गया और दोनों पति पत्नी और तीसरा हलवाई भी तीनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब वे अस्पताल में थे। हलवाई ने आंखें खोलते ही कहा, बाबूजी, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं, कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा। और क्योंकि अभी तक उसे ही होश आया था तो सोनू उसे देखने गया कि इतने में नर्स ने आवाज लगाई,
राजा राम जी का बेटा कहाँ है? सोनू ने जैसे ही आवाज सुनी वह दौड़ा हुआ आया। जी सिस्टर बताइए, मैं ही हूँ इनका बेटा। सिस्टर बोली, अपने माता पिता के पास जाइए। जैसे ही वह अपने माता पिता के पास पहुंचा, उसने देखा कि वे दोनों बहुत बेचैन थे। कारण यह था कि उनकी आंखें खुली हुई थीं, फिर भी उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। जैसे ही सोनू ने आवाज दी, दोनों आवाज के साथ मुड़े, लेकिन अपने बेटे को देख नहीं पा रहे थे और इसलिए वह बिलबिला उठे। वे दोनों चिल्लाते हुए बोले, सोनू, सोनू, कहाँ हो तुम? बेटा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोनू की तो आंखें फटी रह गईं। वह दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि आग का इफेक्ट शरीर के साथ साथ आंखों पर भी हुआ है, जिसकी वजह से वे दोनों कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में वह कभी भी नहीं देख पाएं। कम चांस है कि यह फ्यूचर में भी देख पाएं। यह सुनते ही जैसे सोनू के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। इतना बड़ा हादसा होने के कारण शादी कैंसिल हो गई और सोनू के गांव के लोग भी वहां आ पहुंचे। तभी सोनू के ससुराल वाले भी वहां आ पहुंचे। सभी लोग राजा राम जी और लक्ष्मी जी को देखने उनके पास पहुंचे कि तभी एक पड़ोसन कहने लगी, कितनी अपशगुनी है, अभी तो आई भी नहीं है। आने से पहले ही सास ससुर की जान पर बन आई। कितने अशुभ पैर हैं इसके। अरे, अभी तो घर में पड़े भी नहीं है। सीमा और उसके पिता भी वहीं खड़े थे। वे कहने लगे, बहन जी, ऐसा न कहें, मेरी बच्ची पहले से ही बहुत दुखी है। बचपन से बिन माँ के मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वे हाथ जोड़कर सोनू के सामने घुटने के बल बैठ गए और बोले, दामाद जी, इन सब बातों के कारण आप ये रिश्ता मत ठुकरा देना, हमारी बड़ी बदनामी होगी। कि तभी लक्ष्मी जी बोली, भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सीमा हमारी बहू है, हमारी अमानत है आपके पास। इसे जल्दी ही हम अपने घर ले जाएंगे। और हाँ, ये सब समय समय की बात है। जब जो होना होता है होके ही रहता है। इसमें सीमा का क्या दोष? वे दोनों उसे अपनी बेटी मानने लगे थे। तभी पंडित से 2 दिन के अंदर ही अंदर नया मुहूर्त दिखवाकर उन्होंने सोनू की शादी करवा दी। सोनू ने शादी के पहले दिन ही सीमा से कहा, देखो सीमा, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी बस एक गुजारिश है तुमसे, तुम मुझे जो चाहो कह लेना। अगर कभी गुस्सा आया तो मुझ पे अपना सारा गुस्सा निकाल लेना, लेकिन कभी भी मेरे माँ पापा को दुख मत देना, उनका हमेशा ख्याल रखना। सीमा ने भी कह दिया, ठीक है, जैसा आप कहो। सोनू बोला, तुम तो जानती हो सीमा, मेरे माँ पापा की अच्छाई। हॉस्पिटल में लोग न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे माँ पापा ने किसी को भी मौका नहीं दिया कि कोई भी तुमसे कुछ भी कह सके। सीमा बोली, हाँ बाबा, ठीक है, कह तो दिया कि ध्यान रखूंगी। तुम्हारे, मेरा मतलब हमारे मम्मी पापा जी का आंखों की रोशनी जाने के बाद भी लक्ष्मी जी हमेशा कहती, बेटा, मैं कुछ मदद कर दूं काम में। पर सीमा से पहले ही सोनू बोल पड़ता, नहीं माँ, तुम क्यों परेशान होती हो? सीमा है ना, वो सब कर लेगी, है ना सीमा? सीमा ने भी झूठी मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया। वे सोचते थे कि सीमा बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सीमा किस बला का नाम था।
आखिर देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब सोनू को अपने माँ पापा को छोड़कर भारत माँ की सेवा करने के लिए आना पड़ा। सीमा का बर्ताव दिन पर दिन बद से बदतर होता चला गया। उसने 2 महीने में ही अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। वह अंधे सास ससुर को खाना और पानी देने में भी कुसमुसाने लगी थी। कभी कभी तो कह देती, खुद नहीं कर सकते क्या? तुम्हारे ही काम करती रहूं बस, और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारा क्या है? बैठे बैठे अच्छा अच्छा खाने को मिलता रहे, ना कमाने की चिंता ना ही बनाने की, बस बैठे बैठे ठूंसते रहो। उसने उन्हें रात का बचा हुआ खाना देना शुरू कर दिया, और वह भी केवल प्याज या चटनी के साथ। बेचारे दोनों ही बुजुर्ग ठहरे, कहें भी तो क्या और किससे कहें। उनका इकलौता बेटा जो दिन रात अपने देश की सेवा करता रहता है, वह उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। वह तो खुद हर वक्त मौत के मुहाने पर खड़ा रहता है। बस यही सोचकर दोनों बुजुर्ग लक्ष्मी जी और राजा राम जी यह सब बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि शायद इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लक्ष्मी जी की तबीयत खराब हो गई। शायद गर्मी में रात का खाना खाने के कारण उनकी तबीयत खराब हुई थी। जब बहू ने उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा तो राजा राम जी ने पड़ोस के बच्चे की मदद से और एक डंडा लेकर लक्ष्मी जी को जैसे तैसे करके ले गए और डॉक्टर को दिखाया। तो पता चला कि लक्ष्मी जी की तबीयत खराब खाना खाने की वजह से बिगड़ गई है। डॉक्टर ने उन्हें ताज़ा और हल्का फुल्का खाना खाने की हिदायत दी। राजा राम जी उन्हें लेकर घर पहुंचे। लक्ष्मी जी को खाट पर बिठाकर वह किचन में गए और बोले, बहू, अब जो भी बासी खाना हो वो मुझे दे देना। लक्ष्मी की तबीयत सही नहीं है, डॉक्टर ने उसे हल्का खाना खाने को कहा है और उसे बहुत भूख लगी है, कुछ हल्का फुल्का बना दो। वह बोली, जो बना है वही खा लो, मैं अब और कुछ नहीं बनाने वाली। जब देखो फालतू की फरमाइश लेकर आ जाते हैं। बहू ने 36 बातें सुनाते हुए 2 ताज़ी रोटी दे दी और राजा राम जी को रात की बासी रोटी दे दी। वे बेचारे रोटियां लेकर अपने कमरे में जाने लगे और उधर से लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, सुनिए जी, बहुत भूख लग रही है, कुछ दिया बहू ने? अगर ताज़ा खाना नहीं दे रही हो तो रात का खाना ही ले आइए। राजा राम जी अपने कमरे से कुछ ही दूरी पर थे। वे बोले, अरे भाग्यवान, परेशान क्यों होती हो, बस आ ही गया। डंडे की सहायता से वे बेचारे अपने कमरे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहां गिरे पानी पर पैर पड़ने के कारण वे फिसलकर गिर पड़े, जिससे उनकी चीख निकल गई और खाना भी इधर उधर बिखर गया। उधर लक्ष्मी जी उनकी चीख सुनकर घबरा गईं और आवाज लगाई, आप ठीक तो हैं ना जी, क्या हुआ आपको? लेकिन उनकी बहू ने किचन से बाहर निकलकर देखना जरूरी नहीं समझा। वह अपने लिए हलवा बना रही थी और बोली, तुम लोगों ने भी ड्रामा लगा रखा है। राजा राम जी बहुत हिम्मत करके बोले, हाँ लक्ष्मी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, रुको मैं आता हूँ। बेचारे बहुत हिम्मत करके उठे और आसपास गिरी हुई रोटियां उठाईं और रोटियों को साफ किया। फिर लक्ष्मी जी के पास खाना लेकर पहुँचे। उन्होंने लक्ष्मी जी को खाना खिलाया, पर उन्हें अपनी पत्नी के चक्कर में अपना ध्यान ही नहीं था। उनका पजामा घुटने से फट गया था और घुटने से खून निकल रहा था। वे
उन्हें खाना खिला रहे थे कि तभी उनके कमरे के बाहर रखा हुआ उनका डंडा गिर गया। राजा राम जी बाहर की तरफ देखने लगे और धमकाने लगे कि यदि कोई कुत्ता या बिल्ली हो तो वह भाग जाए। पर यह क्या, कोई अंदर आया और उनके पैर छुए, और यह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा सोनू था। वह जैसे ही अपने पिता के पैर छूने को नीचे झुका तो उसकी नजर उनके घुटने से बहते हुए खून पर पड़ी। वह एक पल के लिए तो घबरा गया। पापा, ये क्या हुआ आपको, और आपके पैर में ये चोट कैसे लगी? तभी उसकी नजर उन रोटियों पर पड़ी जो उसकी माँ खा रही थी, जो कि पूरी तरह से गंदी थीं, जिन पर मिट्टी लगी हुई थी। और उसके पिता जो रोटियां खा रहे थे वे किसी पापड़ की तरह थीं, जो कि बहुत सख्त, और जिन्हें देखें तो ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों पहले की रोटियां हैं। पर जैसे ही उसके माँ बाप को इस बात का अंदाजा हुआ कि सोनू आ गया है, उसकी माँ की आंखों में ठहरे हुए आंसू बाहर आ गए और वह अपनी बाहें फैलाकर रोते रोते सोनू को पुकारने लगी। वह आया और आकर अपनी माँ को गले लगाता हुआ बोला, माँ, सबसे पहले पापा को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, उसके बाद आकर मैं इससे कुछ बात करूँगा। इससे वह अपना बैग वहीं पटक कर अपने पिता को डॉक्टर के पास लेकर गया। पत्नी आराम से अपने कमरे में कान में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक चलाकर आराम कर रही थी। अपने पिता को डॉक्टर के पास दिखाकर जैसे ही सोनू वापस लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी उसकी माँ को उल्टा सीधा सुना रही थी। वह कह रही थी, पता नहीं दोनों बूढ़ी बूढ़े कब तक मेरे सिर पर नाचते रहेंगे, जाने कब मरेंगे, मर जाएं तो मेरा बोझा कम हो। तब तक सोनू आ चुका था और यह सब उसने अपने कान से सुना। जैसे ही उसने यह सब सुना वह तेज आवाज में चिल्लाया, सीमा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे माँ पापा के लिए तू इतनी उल्टी सीधी बातें बोलती है, उनके मरने की दुआ करती है। मैंने तुझे ये सोचकर अपने माता पिता के साथ छोड़ा था कि तू उनका ख्याल रखेगी। तूने तो उनकी जिंदगी को बद से बदतर बना दिया। और क्या कह रही थी तू कि तेरी जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी? अरे, जिंदगी तो तूने बर्बाद कर दी है, मेरी और मेरे माँ बाप की। उसने अपने ससुर को फोन करके घर बुलाया और वह आ गए। सोनू ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, ससुर जी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन अब मैं आपकी बेटी को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीमा के पिता अचानक से यह सब सुनकर चौंक गए। वह बोले, लेकिन बेटा, अचानक क्या हुआ ऐसा कि तुम ऐसा बोल रहे हो? सोनू ने उनको सारी बात बताई और कहा, जब यह मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती तो मेरी क्या करेगी? और वैसे भी मेरे माँ बाप की सेवा मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ले जाइए। सोनू के पिता और माँ दोनों ने मिलकर सोनू को समझाया और सीमा ने भी अपने सास ससुर के आगे हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। तब जाकर सोनू ने उसे माफ़ किया और इस बार उसने अपने घर में एक नौकरानी रखी। वह केवल उसके माता पिता की सेवा करती और हर समय उनके पास रहती और ध्यान रखती कि कोई उन्हें परेशान न करे। कुछ समय बाद सब ठीक होने लगा। सीमा को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। अब वह उनकी अच्छे से सेवा करने लगी थी और एक दिन उसकी सेवा से
उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई। सोनू आया तो नौकरानी का शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन उसके माँ बाप ने जब बताया कि यह सब सीमा की सेवा का फल है, तो सोनू फूला न समाया और उसने पूरे दिल से सीमा को माफ कर दिया और सभी सुखी सुखी एक साथ रहने लगे। और अब नौकरानी का काम केवल झाड़ू पोछे और कपड़ों तक सीमित था। बाकी सभी काम सीमा अपनी जिम्मेदारी से पूरे करती। दोस्तों, ये था इस कहानी का संपूर्ण भाग। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ।